हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 5 जो है हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे उनको हम आज कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक आणविक कंपन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके उन्हें देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किस प्रकार के आणविक कंपन में अणु का समग्र रूप से विरूपण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस प्रकार के आणविक कंपन में दो परमाणुओं का विपरीत दिशाओं में एक साथ खिंचाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सममित खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन में अणु का झुकना शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैर मौलिक आणविक कंपन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कंपन की तुलना में उनके पास कम आवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन में दो अलग अलग बंधनों का खिंचाव हो शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असममित खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन में दो परमाणुओं की इन प्लेन रॉकिंग शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिसरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस प्रकार के आणविक कंपन में विपरीत दिशाओं में दो परमाणुओं का सममित खिंचाव होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सममित खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन में एक अणु का मरोड़ शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घुमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आणविक कंपन में विपरीत दिशाओं में दो परमाणुओं की समतल गति शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैगिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुक का नियम कहता है कि एक स्प्रिंग को खींचने या दबाने के लिए आवश्यक बल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन के लिए अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुक का नियम किस प्रकार के सिस्टम पर लागू होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी प्रणाली जिसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मॉडलिंग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुक के नियम के अनुसार स्प्रिंग स्थिरांक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन से स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, आणविक स्पंदनों के संदर्भ में हुक का नियम निम्नलिखित के बीच संबंध का वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बंधन और परमाणुओं के बीच की दूरी को फैलाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन संक्रमण के लिए चयन नियम आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के बीच कंपन क्वांटम संख्या में अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन संक्रमण के लिए चयन नियम के अनुसार एक कंपन संक्रमण तभी हो सकता है जब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपन क्वांटम संख्या एक सम संख्या से बदलती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन संक्रमण के लिए चयन नियम आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन क्वांटम संख्या की समानता। क्वेश्चन नंबर 18 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंपन संक्रमण के लिए चयन नियम के अनुसार एक कंपन संक्रमण तभी हो सकता है जब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन क्वांटम संख्या एक विषम संख्या में से बदलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार का आणविक कंपन नहीं देखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉकिंग गति। क्वेश्चन नंबर 20 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार का आणविक कंपन नहीं देखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उल्टा मोड़। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सिल। क्वेश्चन नंबर 23 है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2200 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्राइल।
क्वेश्चन नंबर 24 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीन। क्वेश्चन नंबर 25 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सिल। क्वेश्चन नंबर 26 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 1000 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर IR के क्षेत्र 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स में अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3300 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सिल। क्वेश्चन नंबर 29 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 1700 से 1800 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3300 से 3400 इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में कौन सा कार्यात्मक समूह आमतौर पर अवशोषित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीन। क्वेश्चन नंबर 31 है हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति चक्रीय कीटोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कार्बोक्सिल खिंचाव को एक उच्च तरंग संख्या में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 32 है संयुग्मन की उपस्थिति चक्रीय कीटोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कार्बोनिल खिंचाव को कम तरंग संख्या में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रतिध्वनि की उपस्थिति चक्रीय कीटोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कार्बोनिल खिंचाव को कम तरंग संख्या में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 34 है रिंग का आकार चक्रीय कीटोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे रिंग उच्च तरंग संख्या कार्बोनिल खिंचाव की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है लैक्टोन में हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कार्बोनिल खिंचाव को एक उच्च तरंग संख्या में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है संयुग्मन की उपस्थिति एक लैक्टोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कार्बोनिल खिंचाव को कम तरंग संख्या में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रतिध्वनि की उपस्थिति एक लैक्टोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कार्बोनिल खिंचाव को कम तरंग संख्या में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 38 है अंगूठी का आकार लैक्टोन में IR अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे रिंग उच्च तरंग संख्या कार्बोनिल खिंचाव की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक चक्रीय कीटोन में IR अवशोषण बदलाव में सबसे अधिक योगदान देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूठी का आकार। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक लैक्टोन में IR अवशोषण शिफ्ट में सबसे अधिक योगदान देता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंधन। क्वेश्चन नंबर 41 है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 42 है इन्हें फिंगरप्रिंट क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह प्रत्येक अणु के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 43 है फिंगरप्रिंट क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार के आणविक कंपन देखे जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल झुकाव और घुमावदार गति जिसमें कई परमाणु पदार्थ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है अज्ञात की पहचान और तुलना के लिए अक्सर फिंगरप्रिंट क्षेत्र का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें प्रत्येक अणु के लिए अद्वितीय और विशिष्ट अवशोषण पैटर्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है अज्ञात पदार्थ की पहचान और तुलना के लिए फिंगरप्रिंट क्षेत्र का उपयोग करने का निम्न में से कौन सा लाभ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह निकट से संबंधित अणुओं के बीच अंतर कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है अज्ञात पदार्थ की पहचान और तुलना के लिए फिंगरप्रिंट क्षेत्र का उपयोग करने का निम्न में से कौन सा नुकसान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नमूना तैयार करने और उपकरण सेटिंग से अत्यधिक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र की उपस्थिति को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमूने की मोटाई। क्वेश्चन नंबर 48 है आईआर स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र का विशिष्ट रिजोल्यूशन क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 सेंटीमीटर इनवर्स या उससे कम। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा आईआर स्पेक्ट्रम के फिंगरप्रिंट क्षेत्र 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स का विश्लेषण करके किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु के बारे में संरचनात्मक जानकारी। क्वेश्चन नंबर 50 है फिंगरप्रिंट क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें अवशोषण शिखर होते हैं जो प्रत्येक कार्यात्मक समूह के लिए अद्वितीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस कार्यात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 52 है 1600 से 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस कार्यात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 53 है 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस प्रकारात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 54 है 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस कार्यात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 55 है 2200 से 2300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस प्रकार्यात्मक समूह की पहचान की जा सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्काइन। क्वेश्चन नंबर 56 है 3400 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर द्वारा किस प्रकार्यात्मक समूह की पहचान की जा सकती है और 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर अवशोषण चोटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइड। क्वेश्चन नंबर 57 है 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर का अभाव क्या दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिल समूह की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 58 है 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रबल अवशोषण शिखर की उपस्थिति और 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में शिखर की अनुपस्थिति क्या दर्शाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सी सिंगल बॉन्ड एच बंधन की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 59 है 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक मजबूत अवशोषण शिखर की उपस्थिति और 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक कमजोर अवशोषण शिखर की उपस्थिति क्या दर्शाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 है कार्यात्मक समूह विश्लेषण और सरल कार्बोनिक यौगिकों के स्पेक्ट्रा की व्याख्या में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणुओं की चिरायता के बारे में जानकारी प्रदान करने में असमर्थता। क्वेश्चन नंबर 61 है किस प्रकार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स प्रबल अवशोषण शिखर की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 62 है किस प्रकार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स प्रबल अवशोषण शिखर की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 63 है किस प्रकार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 2500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में व्यापक शिखर की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64 है किस कार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1200 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर शिखर की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 65 है किस
प्रकार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1680 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक मजबूत शिखर की विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइड। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस कार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 2700 से 2800 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर शिखर की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस कार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1680 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1150 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर शिखर की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1000 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच क्षेत्र में एक कमजोर शिखर की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस कार्यात्मक समूह के क्षेत्र में 1625 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर शिखर की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह में से किस क्षेत्र में 1680 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 2700 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह में से किस क्षेत्र में 1690 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1200 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह में से किस क्षेत्र में 1710 1740 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूहों में से किस क्षेत्र में 1630 से 1690 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर है और 3200 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह में से किस क्षेत्र में 1680 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1000 से 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूहों में से किस क्षेत्र में 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 1600 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइड। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूहों में से किस क्षेत्र में 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर है और 1150 से 1300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह में से किस क्षेत्र में 1730 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 2500 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक विस्तृत शिखर की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूहों में से किस क्षेत्र में 1680 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स एक मजबूत अवशोषण शिखर और 3100 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक कमजोर चोटी की विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइड। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित यौगिक के लिए कंपन मोड की संख्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। क्वेश्चन नंबर 80 है, अधिस्वर मुख्य रूप से देखे जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IR के पास। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन IR विकिरण को अवशोषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक अणु। क्वेश्चन नंबर 82 है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण में ठोस नमूनों का विश्लेषण निम्न द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा समूह आवर्ती क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4000 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 84 है, यौगिक मिश्रण में सिस और ट्रांस को मापने के लिए किस विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इनमें आते हैं बहुलक का अध्ययन करने के लिए, निर्धारित अशुद्धता के लिए और कार्यात्मक समूह की पहचान करने के लिए। हुक क्वेश्चन नंबर 86 है, हुक का नियम में प्रत्यानयन बल F का विस्थापन Q से क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक अवशोषण बैंड की तीव्रता हमेशा निम्नलिखित में से किस कारक के समानुपाती होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अवस्था की आणविक जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 88 है, द्विपरमाणुक अणु की तनन आवृत्ति किन कारकों पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस इकाई बल स्थिरांक में व्यक्त नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KP। क्वेश्चन नंबर 90 है, समरूपता के केंद्र के बिना कंपन निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमन और IR। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस बंधन के कंपन की आवृत्ति किस कारक का कार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणुओं के बंधन और द्रव्यमान का बल स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, द्विपरमाणुक अणु की आवृत्ति निर्भर करती है स्ट्रेचिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल स्थिरांक पर। तो आज की वीडियो में हमने यूनिट 5th की 93 क्वेश्चंस पढ़े हैं और आई होप आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।